जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के 45,000 पदों पर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो हम आपके लिए आज ये शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। और पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन कब किया गया था? 1960 में, 1961 में, 1962 में या फिर 1963 में? तो आपको बताना है कि नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन कब किया गया था। नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन कब किया गया था? तो 1962 में नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन किया गया था। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र कितने जिलों में स्थापित है? प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र कितने जिलों में स्थापित है? 16 जिलों में, 17 जिलों में, 18 जिले में या फिर 19 जिलों में? तो प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र कितने जिलों में स्थापित है? तो 17 जिलों में। कितने? तो प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र 17 जिले में स्थापित है। याद रखना है, गलती नहीं करना है। तीसरा प्रश्न है, प्रदेश में कुल कारागार संस्थाएं कितनी हैं? प्रदेश में कुल कारागार संस्थाएं कितनी हैं? तो प्रदेश में कुल 73 कारागार संस्थाएं हैं। कितनी? तो प्रदेश में कुल 73 कारागार संस्थाएं हैं। आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो वीडियो तो देख लेते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर सकें। तो जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। विश्वास रखिए, आप डेली हमारे साथ जुड़िए, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बस आपको पूरा कंसंट्रेशन क्लास के अंत तक बना करके रखना है। पूछा गया है, प्रदेश में आदर्श कारागार कहां पर है? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज या फिर गोरखपुर? तो प्रदेश में आदर्श कारागार कहां पर है? तो प्रदेश में आदर्श कारागार लखनऊ में स्थित है। कहां पर? तो प्रदेश में आदर्श कारागार लखनऊ में स्थित है। पांचवा प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु सीमा के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? 6 से 14 वर्ष, 14 से 20 वर्ष, 5 से 9 वर्ष, 8 से 16 वर्ष? तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु सीमा के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? तो सही उत्तर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। कितना? तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु सीमा के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? तो 6 से 14 वर्ष आयु तक के बच्चों को। छठवां प्रश्न है कि प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या फिर 22? तो प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता की बात होगी तो सही उत्तर जाएगा किसके साथ? तो अनुच्छेद 19 में। किसमें? तो प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो अनुच्छेद 19 इसका राइट आंसर होगा। 7 नंबर प्रश्न है, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 6, 7, 10 या फिर 11? तो मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कितने हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। आपसे एक प्रश्न है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जब संविधान लागू हुआ था, यानी कि मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य शामिल थे? देखते हैं किस किस को पता है। ऑप्शन होगा 0, 10, 11 या फिर 9। देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बता रहा, तो जल्दी से कमेंट कीजिए और राइट आंसर बताइए। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए संविधान ने किस विशेष उत्तरदायित्व सौंपा? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसी विशेष उत्तरदायित्व सौंपा? उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या फिर राज्य विधानमंडल? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसी विशेष उत्तरदायित्व सौंपा? किसे सौंपा? सही उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय को। किसे? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा?
तो उच्चतम न्यायालय। अगला है गांधी जी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो गांधी जी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? गांधी जी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? किस आंदोलन के लिए? तो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। किसके? तो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर ले, वहां पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई दी जाएगी और सभी पीडीएफ अब तक मिल चुकी है जो आपकी क्लास अब तक हुई है होमगार्ड के लिए। और आपके एग्जाम से पहले हम टेलीग्राम चैनल पर शार्ट नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे जिससे आप पढ़ करके जाएंगे, निश्चित ही आप एग्जाम में सफल होंगे। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाना है। अगला है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? 1940, 42, 44 या फिर 45? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? 1942 में। कब? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था 1942 में। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? साइमन कमीशन रिपोर्ट, क्रिप्स मिशन की विफलता, कैबिनेट मिशन प्लान, बेबल प्लान। तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो क्रिप्स मिशन हो जाएगा क्या? तो क्रिप्स मिशन की विफलता की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। 12 नंबर प्रश्न है, दिल्ली चलो किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। जब हमने पहला और दूसरा प्रैक्टिस सेट करवाया तो कुछ महानुभाव थे जो कह रहे थे कि प्रश्न बहुत इजी लेकर आ रहे आप, और जब हमने कल का प्रैक्टिस सेट लिया फिर हमने कहा कि आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आपका स्कोर कितना है। वो अब गायब हो गए, उनका कमेंट ही नहीं दिख रहा है। तो आप लोग ऐसा मत बोलिए, मेहनत करिए। अगर आपको इजी प्रश्न लग रहे हैं तो थोड़ा धैर्य रखिए और मेहनत को जारी रखिए। आप उन प्रश्नों को पढ़ चुके हैं तो आपको इजी लग रहे हैं, जो प्रश्न आप नहीं पढ़े हैं वो आपको टफ लगेंगे। तो मेहनत आप निरंतर करिए और लेवल को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, मेंटेन धीरे धीरे किया जाता है। तो आप शुरू से जुड़िए और अंत तक जुड़े रहिए, फिर देखिए लेवल। आप लोग जब आपका प्रैक्टिस सेट प्रारंभ हो 1 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक लिख लें। जो प्रश्न आपसे सही हो उन पर सही का टिक करें और जो गलत हो उन पर गलत का टिक करें। अंत में ऐड करें, फिर बताएं कि कितने प्रश्न आपसे सही हो पा रहे। फिर देखते हैं आपको कितना पता है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? लाला लाजपत राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और याद रखिएगा, प्रश्न हम केवल उन्हीं को लेकर के आ रहे हैं जो यूपी पुलिस के एग्जाम में या यूपीएसआई के एग्जाम में या किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो हम लेकर के आए हो पूछा नहीं गया है। तो विश्वास आपको रखना होगा, क्योंकि जब आप विश्वास करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। आप कहीं भी पढ़िए लेकिन विश्वास अपने शिक्षक पर जरूर रखें। अगला है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। तो किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपति कहकर जो है राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? तो राष्ट्रपिता कहा था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? रास बिहारी बोस, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह। तो भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय सेना का गठन किसने किया था? तो भारतीय सेना का गठन किया था मोहन सिंह ने। किसने? तो मोहन सिंह ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखना है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा हो जाएगा?
तो तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होगा बिहार। क्या होगा? तो बिहार होगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है, यानी कि सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश, केरल, गोवा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह प्रश्न याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक किस राज्य का है, क्या क्या पूछा जाए तो जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक किस राज्य का है, तो आप बिहार लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो आप बिहार लगाएंगे। और यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, तो आप अरुणाचल प्रदेश लगाएंगे। कितने हैं? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखना, सबसे अधिक किस राज्य का? तो सबसे अधिक बिहार होगा। अगर आपसे पूछा जाए जनसंख्या किस राज्य में सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश लगाएंगे। सबसे कम किस राज्य में है, तो सिक्किम लगाएंगे। किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, तो राजस्थान लगाएंगे। और सबसे कम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं किस किस को पता है। अगला है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, अभी आपको मैंने बता दिया है, सिक्किम लगाइए और आगे बढ़िए। सबसे अधिक पूछा जाए तो यूपी लगाना है। क्या? तो सबसे अधिक यूपी लगाना है, सबसे कम सिक्किम लगाना है। अगला है, नीचे दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर कहां सबसे कम है? महिला साक्षरता दर सबसे कम कहां है? तो जहां पर साक्षरता दर सबसे कम होगी वहीं पर साक्षरता दर जो महिला की भी कम होगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड। सबसे अधिक अगर साक्षरता दर पूछा जाए तो केरल लगाना है, और सबसे कम महिला साक्षरता दर पूछा जाए तो बिहार ही होगा। क्या होगा? तो बिहार ही होगा। यहाँ पर क्या है, तो महिला साक्षरता दर सबसे कम है। कहां का? तो बिहार सही उत्तर होगा। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार 898, 910, 912 या फिर 920। तो सही उत्तर हो जाएगा 912 है। कितना? तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात की बात करेंगे तो 912 है। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। क्या? तो लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर टोटल कितनी महिलाएं हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति। तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाएगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन हो जाएगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 60 में दिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में दिया गया है। 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा। तो उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो किसके पास हो जाएगा? तो सही उत्तर होगा राज्यसभा के पास है। किसके पास है? तो राज्यसभा के पास। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत के महान्यायवादी। तो मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसके पास है? तो क्षमा देने का अधिकार केवल किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। किस अनुच्छेद में है? तो 72 में। किसमें? तो अनुच्छेद 72 में। अगला है, निम्न में से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है? सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग। तो निम्न में से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है? निम्न में से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है? तो राष्ट्रपति होगा सही उत्तर। क्या? तो भारत के राष्ट्रपति। आधा रास्ता आप तय कर चुके हैं क्योंकि 50 प्रश्न हैं, 25 अब तक आपके हो चुके हैं। तो अगर आपने अब तक नहीं लाइक किया है तो लाइक कर दें वीडियो को। अगला है, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, समुद्रगुप्त। तो निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? पहला जो हो जाएगा ये सही उत्तर होगा हुमायूं के कार्यकाल में। किसके? तो हुमायूं होगा सही उत्तर। निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो हुमायूं होगा। निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो हुमायूं होगा सही उत्तर। इनमें से किसने भूमि जो है मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? क्या? तो इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? शाहजहां, अकबर, बहादुर शाह या फिर शेरशाह। तो भूमि मापांकन की जो व्यवस्था प्रारंभ की थी ये किसने की थी? तो शेरशाह सूरी ने। किसने? तो शेरशाह सूरी ने। आपसे पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है?
तो क्या लगाएंगे आप? तो शेरशाह लगाएंगे। क्या? तो शेरशाह होगा सही उत्तर। पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। कहाँ है? तो सासाराम में है। किस प्रकार याद रखेंगे? तो सा से शेरशाह और सा से सासाराम, इस प्रकार याद रखना है। अगला है 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? 1556 में आपको पानीपत का तीनों युद्ध याद रखना, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? अकबर राणा प्रताप, अकबर भारमल, अकबर हेमू, अकबर उदय सिंह। तो 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो लड़ा गया था अकबर और हेमू के मध्य। किसके मध्य? तो 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो अकबर और हेमू के मध्य। अगला है अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? बीरबल, तुलसीदास, रहीम खान या फिर बैरम खान। तो कौन हो जाएंगे? अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे कौन? तो रहीम खान। कौन? तो रहीम खान। अगला है इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, अकबर या फिर शाहजहां। तो इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो कौन अनपढ़ था? तो अकबर जो था ये अनपढ़ था। कौन? तो इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो अकबर की बात करेंगे तो ये अनपढ़ था। अगला है मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित है? बाबा साहब गंगाधर खेर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विजय लक्ष्मी पंडित, प्रेम बिहारी नारायण राजादा। तो मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था? किसके द्वारा हस्तलिखित था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। किसके द्वारा? तो मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जाना गया है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रीय ध्वज। तो निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जाना गया? तो प्रस्तावना को। आपसे पूछा जाता है कि अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो केवल एक बार संशोधन किया गया है। 42वां संविधान संशोधन था 1976 में हुआ था, जिसके द्वारा संविधान में प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन किया गया है। अगला है कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के संविधान की प्रस्तावना को किस नाम से जाना जाता है? आमुख, प्रलेख, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की मुख्य विशेषताएं। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आमुख के नाम से। किसके? तो आमुख होगा सही उत्तर। अगला है भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 25 जनवरी, 15 अगस्त या फिर 2 अक्टूबर। तो भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब? तो भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला है भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? विश्वास की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो बताना है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? तो विश्वास की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, जबकि आर्थिक स्वतंत्रता शामिल नहीं है। हम तो आपसे कहेंगे आप भारत की प्रस्तावना को याद कर लें। अगर आप भारत की प्रस्तावना को याद कर लेते हैं तो कई प्रश्न आपसे सही हो जाएंगे, क्योंकि प्रस्तावना से प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आपको प्रस्तावना याद है तो आप प्रश्न गलत नहीं करेंगे। जैसे कि हम भारत के लोग, भारत को प्रभुत्व संपन्न, तो आपको याद करना है। क्या करना है? तो याद करना है। अगला है हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रोटीन द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन, क्रिएटिन, कोलेजन या फिर मायोग्लोबिन। तो हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रोटीन द्वारा होता है? हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रोटीन द्वारा होता है? तो हीमोग्लोबिन के द्वारा। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर विटामिन। तो दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। किसका?
तो दालें की बात करेंगे तो ये प्रोटीन की अच्छा स्रोत होती है। किसका? तो दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं, याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल अगेती झुलसा रोग से प्रभावित होती है? आलू, चावल, गन्ना या फिर गेहूं? तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल अगेती झुलसा रोग से प्रभावित होती है? तो अगेती झुलसा रोग से प्रभावित होती है आलू। कौन सी फसल? तो आलू हो जाएगा सही उत्तर। सोयाबीन में क्या ज्यादा पाया जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर खनिज? तो सोयाबीन में क्या ज्यादा पाया जाता है? सोयाबीन में क्या ज्यादा पाया जाता है? सोयाबीन में क्या ज्यादा पाया जाता है? तो प्रोटीन होगा। क्या? तो सोयाबीन में क्या ज्यादा पाया जाता है? तो प्रोटीन होगा। अगला है, मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ाने और एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या फिर कैल्शियम? तो मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ाने और एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? क्या आवश्यक है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो प्रोटीन। मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ाने और एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो प्रोटीन आवश्यक है। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 45%, 25%, 12% या फिर 8%? तो गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत 12% होता है। कितना? तो गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत 12% होता है। कितना? तो गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत 12% होता है। अगला है, किस राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र? तो किस राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? किस राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? याद रखेंगे, सही उत्तर होगा गुजरात। क्या? तो किस राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? तो गुजरात राइट आंसर होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? आगरा, मथुरा, गोरखपुर या फिर मिर्जापुर? तो बताना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? तो किस जिले में स्थापित किया गया है? याद रखेंगे, सही उत्तर हो जाएगा मिर्जापुर में। कहां पर? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? तो मिर्जापुर में। पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भारत द्वारा कवर किया गया है? कह सकते हैं कि विश्व का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल भारत का है? विश्व में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल जो है भारत का है? तो सही उत्तर जो हो जाएगा, याद रखेंगे, कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है, तो 2.4 होगा। कितना? तो 202.4। उस पड़ोसी राज्य की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। नेपाल, चीन, म्यांमार या फिर बांग्लादेश? तो सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है ये बांग्लादेश के साथ करता है। पूछा जाए कितना करता है? तो 4096 किलोमीटर करता है। कितना? तो 4096 किलोमीटर करता है, याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? म्यांमार, मालदीव, यूएई या फिर चीन? तो म्यांमार भी, मालदीव भी, यूएई नहीं है, बाकी सब याद कैसे करेंगे? तो बचपन में एमबीए किया। क्या? तो बचपन में एमबीए किया। अगला है, भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता? अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल या फिर सिक्किम? तो भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है? तो किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है, ये तेलंगाना हो जाएगा। क्या? तो राइट आंसर होगा तेलंगाना। भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता? तो तेलंगाना होगा। अगला है, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर सिक्किम? तो रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? तो रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है रोहतांग दर्रा, याद रखना है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है। तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। जोजिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? क्या पूछा गया है? तो जोजिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? सतलज घाटी, नाभा घाटी, चंद घाटी या फिर कुल्लू घाटी? तो जोजिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? जोजिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो सतलज घाटी में स्थित है। जोजिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो सतलज घाटी में स्थित है जोजिला दर्रा, याद रखेंगे। दोस्तों 50 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्न में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं।
और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।